हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। दोस्तों, अभी हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, दूसरा पंजाब, तीसरा मणिपुर, चौथा उत्तराखंड और पांचवा है गोवा। मतलब देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव बड़ी ही आराम से, कोई विकास के मुद्दे पर, कोई पुराने विकास के मुद्दे पर चुनाव चल रहे थे। और हमारे देश में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि धर्म और जाति को देखकर कुछ ज़्यादा ही चुनाव की कैंपेन चलाई जाती हैं। विकास के नाम पर कम चलती हैं, लेकिन धर्म और जाति के नाम पर ज़्यादा चलती हैं। यहाँ पर कौन सी जाति के कितने वोट हैं, किस क्षेत्र में कितने वोट हैं, किस धर्म के कितने लोग हैं रहते हैं, ये सब कुछ बहुत बढ़िया करके विश्लेषण किया जाता है और राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस बार हमने देखा कि विधानसभा के चुनाव में बड़ी ही मस्ती से, बड़ी ही अच्छी तरीके से चुनाव हो रहे थे। चलिए कोई नहीं, जातिगत बातें होती रहती हैं, जाति के आधार पर लोग वोट मांगते हैं और कैंपेन भी चलाए जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि किसी भी एक धर्म विशेष को लेकर टारगेट नहीं हुआ। खासकर आपने देखा होगा कि मुस्लिम को लेकर बहुत ज्यादा राजनीति होती है और कोई हिंदू को लेकर राजनीति करता है। लेकिन इस बार हिंदू मुस्लिम का कैंपेन नहीं चल रहा था, बिल्कुल साइलेंट चल रहा था हिसाब किताब। अचानक से कर्नाटक में एक घटना होती है और वो घटना होती है हिजाब के नाम पर। किसी स्कूल में कि लड़कियों को हिजाब पहनकर नहीं आना है, हिजाब में नहीं आने देंगे, हिजाब में स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे, ऐसा कुछ वहाँ पे घटना घटित हुई है कि वो स्कूल में लड़कों ने लड़कियों को रोका और उनको नहीं आने दिया। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि देश में कोई भी सांप्रदायिक दंगा, सांप्रदायिकता फैलाई जाती है और छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दोष या आरोप लगाया जाता है। हो सकता है कई जगह भारतीय जनता पार्टी ने भी किए होंगे काम ऐसे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कर्नाटक में हिजाब वाला प्रोपेगेंडा बनाया गया है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इसको जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत प्रोपेगेंडा बनाया गया है, क्या इसमें बीजेपी का हाथ है? दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं, कहीं भी दूर दूर तक बीजेपी का इसमें हाथ नहीं है। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको हमारे देश के बहुत से इलाके में मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं और मुस्लिम बीजेपी को वोट भी दे रहे हैं। और यहां तक कि मुस्लिम लड़कियां और मुस्लिम बहनें वो भी बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी और वोट भी कर रही थी और उन्होंने वोट किया भी है। अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट में पहले चरण के मतदान में जो 58 सीटों पर वोटिंग हुई है, उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में मुस्लिम लड़कियों ने भी बीजेपी को वोट किया है, महिलाओं ने वोट किया है और मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम मतदाता जो हैं, वोटर हैं, उन्होंने भी बीजेपी को वोट किया है। क्योंकि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से ज्यादा सुविधाएं मुस्लिमों को दी हैं। मुस्लिमों को घर दिए हैं, मुस्लिमों को शौचालय दिए हैं, मुस्लिमों के घर में राशन दिया है, मुस्लिमों के घर में आवास दिए हैं, मतलब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास दिए हैं, वो भी 2.5 लाख रुपए दिए हैं। तो मुस्लिमों की बहुत मदद की है और मुस्लिमों के लिए पार्टी ने, समाजवादी पार्टी से मुस्लिमों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से ज्यादा सुविधाएं प्रदान की हैं। तो इसलिए ये सब देखते हुए मुस्लिम जो था वोटर, वो बीजेपी की तरफ जाने लगा।
लेकिन अभी जो कर्नाटक में जो घटना हुई है हिजाब को लेके, वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा या बहुत बड़ी घटना नहीं थी, क्योंकि लड़कों ने मना किया होगा हिजाब वगैरह के लिए, लेकिन उसको जो है बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र बनाया गया, राजनीतिक टूल दिया गया, हिंदू मुस्लिम कर दिया गया। और हम देख रहे हैं फेसबुक पर अनाप शनाप बातें चल रही हैं। मुस्लिम लड़के भड़के हुए हैं कुछ, और हिंदू भड़के हुए हैं, आपस में एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं। और ये राजनीति या जब ये चुनाव होता है तब ये ज़्यादा होने लगता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। कई सारे षड्यंत्रकारी बैठे हुए हैं जो ये सब करते हैं। इसमें आपने देखा होगा बहुत बड़ी साजिश बीजेपी की विरोधी पार्टियों की है, क्योंकि बीजेपी ये क्यों करेगी, क्योंकि बीजेपी को तो ऑलरेडी मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं जो हैं पसंद कर रही थी। नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही हैं, अमित शाह की तारीफ कर रही हैं, यहाँ तक कि कुछ कुछ वोटर्स जो हैं वो योगी की तारीफ कर रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं। तो ये जो घटना हुई है इसमें बीजेपी का हाथ नहीं है, कहीं दूर दूर तक बीजेपी का हाथ नहीं है। अब दूसरी बात ये सुनो कि अगर हिजाब वाली ही बात है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिजाब हिजाब के लिए नहीं, हर मुस्लिम लड़की हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, सनातन धर्मी हो, पारसी हो, जैनी हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, कोई भी संप्रदाय विशेष को मानता हो कोई व्यक्ति या रिलीजन को, तो कपड़े को पहनने के लिए आपने नहीं लड़ना है, आपको लड़ना है शिक्षा के लिए। और किसके लिए? किताब के लिए। आप शिक्षा के लिए लड़िए, स्कूल यूनिवर्सिटी के लिए लड़िए और पढ़ाई के लिए लड़िए, लेकिन कपड़े पहनने के लिए मत लड़िए। वो आपका राइट है, आप क्या पहनती हैं क्या नहीं पहनती हैं आपका मैटर है, आप घर से बाहर निकलती हैं क्या पहनती हैं। वरना हमने देखा है चाहे वो हर रिलीजन की लड़की हर टाइप से रहती है, एक कोई धर्म विशेष ही नहीं कि सारी सब अपना तन मन ढक के रहती हैं, हर टाइप से कपड़े पहनती हैं और हर जगह घूमती हैं। सबने देखा होगा, ये किसी से छुपा नहीं है। और किसी भी रिलीजन से कोई मैटर नहीं करता है कौन क्या पहनता है, अपनी अपनी चॉइस है कौन क्या पहने। लेकिन किताब के लिए लड़ना चाहिए, हिजाब के लिए नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन हिजाब का एक ऐसा ड्रामा बना दिया गया है, हिजाब बुर्का, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और ओवैसी जो है वो इसका फायदा ले रहा है, समाजवादी का नुकसान हो रहा है। ये जो हिजाब का मैटर हुआ है, पूरा पूरा हिजाब का जो प्रोपेगेंडा चलाया गया है, राजनीति हुई है खूब दबा के ट्विटर हैंडल पे और आपकी न्यूज में तो दबा के चल रहा है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान अगर होगा यूपी में तो समाजवादी पार्टी का होगा। समाजवादी पार्टी का वोट कट जाएगा और वो ओवैसी को वोट, कुछ कुछ वोट ओवैसी को मिल जाएगा। लेकिन जो समझदार मुस्लिम है वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। अब बात करते हैं कि ये जो मुस्लिम का प्रोपेगेंडा चलाया गया है, हिजाब का चलाया गया है, तो मैं हर लड़की को ये बताना चाहूँगा या लोगों को बताना चाहूँगा जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो दोस्तों ये जब तक चुनाव है तब तक ये होता रहेगा, चुनाव के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। तो ये सिर्फ 1 महीने की कहानी है, 1 डेढ़ महीने की कहानी है, चलेगी। लेकिन अभी तक नहीं चली, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ और ये शुरू हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली बक रहे हैं। कोई नेता के खिलाफ नहीं सुनना चाहता, कोई अपने नेता के खिलाफ नहीं सुनना चाहता, लेकिन नेता एक है। अब एक बहुत बड़ी बात यह है कि अभी जो 58 सीटों पर चुनाव हुए हैं, मतदान पड़े हैं, इसमें विरोधी पार्टी जो बीजेपी की जो विरोधी पार्टी है उनको पता लग गया है कि बीजेपी के फेवर में वोट पड़ गया है और 50 सीट बीजेपी की कवर हो गई है। मतलब 58 में से 50 सीट पक्का बीजेपी को मिल गई हैं, ठीक है, क्योंकि वोट दबा के पड़ा है बीजेपी को। सब कुछ हुआ लेकिन फिर भी बीजेपी को वोट पड़ गया है। अब दूसरी बात ये, ओवैसी जो है वो कितना गलत और कितना भड़काऊ भाषण देता रहता है। ओवैसी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं होती। अमित शाह जी उसको जेट प्लस सिक्योरिटी देते हैं क्योंकि उसके ऊपर गोली चलती है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ओवैसी क्या चीज है। वहीं आजम खान पे कार्रवाई होती है, पूरा परिवार जेल में ठूस दिया जाता है, लेकिन ओवैसी खुला घूमता है।
और ओवैसी भाई, ओवैसी का जो दूसरा भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी, वो भी खुला घूमता है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों। इसको समझने की कोशिश करिए कि ओवैसी क्या चीज है, ओवैसी क्या कर रहा है यूपी में आके, सारा माहौल खराब कर रहा है। ओवैसी भाग जाएगा चुनाव होने के बाद हैदराबाद, ठीक है, वो अपना जाके वहां चलाएगा हिसाब किताब। अभी वो गदर काट रहा है। तो ओवैसी को खुली छूट है। कहां से? हमारे देश के जो मुखिया हैं, हमारे देश के जो नेता मंत्री हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने ओवैसी को खुली छूट दे रखी है कि आप कुछ भी भौंकोगे, कुछ भी चिल्लाओगे, कुछ भी बयानबाजी करोगे, कितने ही भड़काऊ भाषण दोगे आप, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, आप जो मर्जी बोलो, आपको खुली छूट दी जाती है। सरकार और संविधान आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आपको खुली छूट है, आप बोलिए, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। तो चुनाव में क्या चल रहा है, अभी 58 सीट पर क्या हुआ, बीजेपी ने 50 सीट कवर कर ली हैं और अभी से ही ईवीएम हैक का रोना शुरू हो गया है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि जब जब बीजेपी जीतती है, जब जब बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम का रोना पब्लिक शुरू कर देती है, या उनके बीजेपी के विरोधी शुरू करने लगते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार हुई और ममता बनर्जी की जीत हुई, और बीजेपी ने अपनी 3 से 73 या 70 सीटें कवर कर ली थी, लेकिन उन्होंने बहुमत नहीं हासिल कर पाया और ना ही बंगाल में अपना वर्चस्व बना पाया। लेकिन फिर भी कुछ हद तक उन्होंने वहां पे अपने नंबर बढ़ाए और आगे बढ़े। वैसे यूपी में चुनाव चल रहा है, अभी बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी हमारे सीएम थे, और वो सीएम आगे भी रहेंगे, क्योंकि बीजेपी को लोग वोट कर रहे हैं, दबा के कर रहे हैं, जनता बीजेपी को पसंद कर रही है। तो अभी क्या है, अभी ईवीएम का रोना शुरू हो गया है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये जो अभी कर्नाटक में जो भी प्रोपेगेंडा हुआ, हिजाब बुर्का जो भी है, उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। उस लड़की ने जैसे वहां पे बोला और लड़कों ने जय श्री राम बोला, लड़की ने अल्लाह अकबर बोला है, तो उसने जितनी बार अल्लाह अकबर बोला उतने ज्यादा वोट वहां बीजेपी के बढ़ गए। अब ये एक साजिश थी, वरना स्कूल में छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा मुद्दा बना देना हिजाब को लेकर, आप सोच सकते हो कि जब चुनाव नहीं होते हैं तो कहीं कुछ नहीं होता है। और बता दूं मैं, क्या हिंदू हिंदू नहीं लड़ते क्या? कितना लड़ते हैं, एक दूसरे को फोड़ देते हैं, काट देते हैं, मार देते हैं। क्या हिंदू हिंदू नहीं लड़ता? क्या मुस्लिम मुस्लिम नहीं लड़ता? तो फिर आप एक बात बताइए, आप एक ही धर्म के हैं, एक ही जाति के हैं, और एक जाति के लोग जब लड़ते हैं आपस में, उनको रहना नहीं आता, उनको जीना नहीं आता कि समाज में कैसे हम जिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जिए। जो उनको आपस में, एक ही जाति के लोग नहीं रह सकते आपस में सही से प्यार मोहब्बत से, एक ही जाति के लोग, एक ही धर्म के लोग जब आपस में खून खराबा करते हैं, तब राजनीति क्यों नहीं होती? आप दिमाग लगाइए, तब राजनीति क्यों नहीं होती? लेकिन सिर्फ एक मुस्लिम को लोग फुटबॉल बना के घुमा रहे हैं देश में, मुस्लिम को लेके कभी हिंदू से, कभी किसी से। तो ये मुस्लिम को सोचना चाहिए कि मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है। जब तक मुस्लिम समझदार नहीं बनेगा और शिक्षित नहीं होगा मुस्लिम, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। और इस्लाम में सबसे ज्यादा ये है कि वहां पर एजुकेशन को लेकर इतना ज्यादा तवज्जो दिया नहीं जाता है अभी भी। और ये अगर एजुकेशन को कंपलसरी अपने यहाँ मजहब में कर लें और एजुकेशन 100% व्यक्ति अगर शिक्षित हो जाएगा, तो ये कंडीशन ही नहीं आएगी। ये जो अभी चल रहा है ये आएगी नहीं, क्योंकि जब तक शिक्षित व्यक्ति नहीं होता तब तक वो चीजों को समझ नहीं सकता, और वो चीजों को समझ नहीं रहे, उन्हें कोई भी बरगला देता है और वो भड़क जाते हैं और वो वही करने लगते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो राजनीति को समझो, देश की तरक्की की बात करो, आपस में मिलजुल कर रहो। अभी आजम खान के खिलाफ ही जाने कितने मुस्लिमों ने रामपुर में कंप्लेंट की, शिकायत की, और मुस्लिमों की शिकायत पर ही आजम खान को जेल भेजा गया। तो आप समझ सकते हो, एक ही शहर में 51%
पॉपुलेशन है रामपुर में, 51% पॉपुलेशन है रामपुर में किसकी, मुस्लिम की, और 47% आबादी है पॉपुलेशन हिंदू की। बाकी क्रिश्चियन, सिख और पारसी, जैनी, बौद्ध ये सब वहां पे हैं। लेकिन आप देखो क्या 51% में क्या मुस्लिम मुस्लिम से नहीं लड़ता, खूब लड़ता है। कोई जमीन छीन लेता है किसी की, कोई घर छीन लेता है, कोई किसी के घर चोरी कर लेता है, कोई किसी बात को लड़ता है। आपस में लड़ते क्या, लड़ते क्या, वैसे ही हिंदू भी लड़ता है। लेकिन जब आपस में प्यार मोहब्बत से नहीं रह पा रहे हो तो राजनीति के टाइम में धर्म धर्म को लड़ाकर एक दूसरे को रिलीजन के हिसाब से आपस में क्यों लड़ते हो, क्यों लड़ाई करते हो? और नेताओं के लिए, राजनेताओं के लिए एक दूसरे पर आरोप क्यों लगा रहे हो और इतिहास को खंगाल रहे हो? कोई कहता है हमारा इतिहास पढ़ लो, कोई कहता है मेरा इतिहास पढ़ लो। अरे इन सब बातों में क्या रखा है दोस्तों? तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, चाहे वो पारसी हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, पहले यार जाति के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रह ले, फिर अपने धर्म के लोग ही आपस में प्यार मोहब्बत से रह लो यार, फिर बाकी धर्म को देख लेंगे। क्या मतलब है यार? सिर्फ राजनीति और राजनीति। 1-1.5 महीने के बाद ये सब कुछ शांत हो जाएगा। अभी तो सोशल मीडिया पे गदर कटा हुआ है, झगड़े पे झगड़ा हो रहा है, बड़ा ही भयंकर चल रहा है, बहुत गर्मी है लोगों में। ठीक है, तो बात को समझो, शिक्षा की तरफ भागो, किताब की तरफ भागो, हिजाब और बुर्का की तरफ मत भागो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, आपकी मर्जी है यार। मैं धोती कुर्ता पहनूं मेरी मर्जी, मैं कोट पैंट पहनूं मेरी मर्जी, कौन मना करेगा मुझे? समझ रहे हैं आप? तो यार ये चॉइस है आपकी। और इसमें क्या है, जितना भी ये ड्रामा हुआ है, राजनीति हुई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा मिला है और किसी को फायदा नहीं हुआ। सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। राजनीति कोई भी कर रहा हो बट फायदा बीजेपी का हो रहा है। तो बात को समझो। और दूसरी बात ये, धर्म संप्रदाय के आधार पर मत यार झगड़ा करो। ठीक है, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। और एक जाति के लोग नहीं रहते यार अपने आप प्यार मोहब्बत से। अब तुम लोग फालतू में यार अब धर्म भरम को लेके लड़ाई लड़ रहे हो। सब ठंडे हो जाएंगे 1-1.5 महीने के बाद। नेताओं का क्या है, ओवैसी मोदी जी करेगा, अपना काम निकालेगा, योगी जी अपना बीजेपी संभाल ही रहे हैं। ठीक है, तो जो राजनेता सही काम कर रहा है उसको वोट करो, पार्टी देखो, और जहां आपका कल्याण हो वहां उनको वोट करो। राजनीति है यार, ये सब चलता रहता है। और युद्ध वगैरह मत करो फेसबुक पर। ठीक है, और अगर युद्ध करना है तो फिर बाहर निकलो, युद्ध करो सही से। क्या फेसबुक पर एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हो? अच्छी बात नहीं है। समझदार हो, शिक्षित हो, शिक्षित बनो। ठीक है, और कोई किसी को घर में रोटी नहीं दे रहा है, सब लोगों को हक है अपना जीने का। ठीक है, प्यार मोहब्बत से रहो दोस्तों। बस मेरा यही एक मैसेज देने का मतलब था आप लोगों को। मैंने आपको मैसेज दे दिया है। और एजुकेशन, शिक्षा और किताब के लिए फाइट करो। कोई भी व्यक्ति हो फाइट करे। ठीक है, क्योंकि अगर कपड़े पहनने को लेकर एक शिक्षा का मंदिर है, स्कूल जो है वो, विद्यालय जो होता है वो शिक्षा का मंदिर हो, चाहे यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, वहां पर आप अपने हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन अगर कोई ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड चलेगा, नहीं है तो आप नॉर्मल से कपड़े पहन के आइए जो आपको अच्छे लगते हैं। ठीक है, और अगर हम एक और बात कहें, हमारे यहाँ जैन धर्म के साधु हैं, जैन धर्म के लोग हैं, वो कपड़े ही नहीं पहनते, वो नेकर भी नहीं पहनते, न्यूड रहते हैं बिल्कुल। उनके घर का बच्चा अगर ये कह दे कि मैं तो भाई न्यूड जाऊंगा, नंगा जाऊंगा कॉलेज में या स्कूल में, तो आप बताओ क्या होगा? तो हमारे देश में आप देख रहे हो ये कितने कितने हैं, कितने रिलीजन कितने, आप सुन लीजिए। पहला
सनातन धर्म, दूसरा इस्लाम, तीसरा सिख, ये सब संप्रदाय हैं। और तीसरा हो गया, चौथा ईसाई हो गया, पांचवा हो गया पारसी, छठा हो गया जैन, सातवां यहूदी, बौद्ध। हमें लग रहा है कम से कम 10-12 तो होंगे ही, 9 तो मैंने गिना दिए हैं, 10-12 यहाँ पे धर्म होंगे, रिलीजन जिनको कहते हैं। अब अपना अपना धर्म लोग बता रहे हैं। धर्म क्या है ये भी समझ लो। धर्म का मतलब होता है धारण करना। वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म की परंपरा है, ठीक है, ये धर्म है, इसका परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। छींक आ गई थी यार बहुत कस के, ठंड सी लग गई। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न मा कश्चित् दुख वा भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और सभी आनंदमय जीवन गुजारे और सब लोगों का कल्याण हो और सब लोग निरोगी काया में जिए। यही हमारा मूल मंत्र है, यह है हमारा सनातन धर्म, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। इस देश में क्या, इस वर्ल्ड में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब हमारा परिवार है। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आज भी पृथ्वी पर इंसानों ने जीना नहीं सीख पाया कि कैसे जीना चाहिए। तो एक ही पॉलिसी होना चाहिए, जियो और जीने दो। संप्रदाय विशेष को लेकर झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और धर्म विशेष को लेकर भी कभी एक दूसरे से फाइट नहीं करना चाहिए। राजनेताओं के चक्कर में आप लोग आपसी मतभेद ना पालें, किसी भी व्यक्ति से अपनी व्यक्तिगत राजनीति ना शुरू करें। राजनीति है ये, 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगी। कौन कहाँ क्या जीतेगा, कौन कहाँ का मुखिया बनेगा, वो पब्लिक पे डिपेंड करेगा। आप घर घर जाकर नहीं किसी से पूछ सकते हो आप किसको वोट करोगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है, एक मैसेज है सभी हिंदुस्तानी भाइयों को, जितने भी भारतीय हैं उन सभी से नम्र निवेदन है कि भाई शांति बनाए रखिए, आप लोग राजनीति करिए, संप्रदाय को मत घुसाइए यहाँ पे, ठीक है। हर कोई अपना अपना संप्रदाय अच्छा बता रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, आपके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, वो आपका व्यक्तिगत मैटर है। लेकिन राजनीति को सब जगह मत घुसाओ, राजनीति को अलग रख दो। हमारा आपका विचार नहीं मिलता, कोई बात नहीं, लेकिन हम व्यक्तिगत तो एक ही हैं, पड़ोसी है, कोई मित्र है, हम लोग एक दूसरे के काम आएंगे। राजनेता राजनीति करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो विचारधारा अलग अलग हो सकती है। कोई व्यक्ति अखिलेश जी को वोट कर रहा है, कोई व्यक्ति योगी जी को वोट कर रहा है, कोई व्यक्ति मायावती को वोट कर रहा है, कोई ओवैसी को वोट कर रहा है, कोई जयंत चौधरी के नाम पर वोट डाल रहा है, कोई बहुत राजनेता है यार, सबके नाम नहीं लेंगे, छोटे छोटे लोगों के क्या नाम लें यार, बहुत पार्टी है अपने देश में। तो हर किसी की अपनी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपसी मतभेद नहीं होने चाहिए। मिलजुल कर रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, आप ही हो समाज बनेगा, आप लोगों से समाज बनता है। प्यार मोहब्बत से रहो यार, कहीं कोई झगड़ा मत करो, ठीक है। किसकी आबादी ज़्यादा हो गई है, किसकी कहाँ ज़्यादा हो गई है, और जिसकी ज़्यादा हो गई है तो क्या वो ज़्यादा वाले सुखी है? हम तो कह रहे हैं ज़्यादा वाले कभी दुखी रहते हैं, आपस में ही लड़ते हैं, आप देख लो। और अभी पीछे मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि अब जब जब समाज में एक जाति के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से नहीं रहते और आए दिन झगड़ा करते हैं, कभी संपत्ति को लेके, कभी खेत पात को लेके, कभी जमीन को लेके, कभी मकान को लेके, कभी पैसों को लेके, या कभी किसी की ऊंच नीच हो जाती है, मान सम्मान का झगड़ा होता है, कुछ होता है, लेकिन
लड़ाई लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, प्रशासन वहां पर ही मजे मारता है, पुलिस पैसा कमाती है, ठीक है। तो जब एक जाति के लोग आपस में प्यार से नहीं रह पा रहे हैं, फिर एक धर्म, फिर सोचो देश में 10-15 धर्म, तो यार धर्म के नाम पर नौटंकी करना छोड़ो और शिक्षा की तरफ बढ़ो, किताब को पकड़ो, संवैधानिक चीजों को समझो और संविधान को सीखो, कानून को सीखो, कानून को हाथ में मत लो। देश चल रहा है, चलने दो। देश के मुखिया, देश के जो भी हैं वो अच्छा ही करेंगे देश के लिए। आपस में फाइट करना अच्छी बात नहीं, ओके। आपस में फाइट करना अच्छी बात नहीं। नेताओं को आपस में लड़ने दो। वही नेता चुनाव खत्म हो जाने के बाद एक ही प्लेट पर एक ही साथ भोजन करेंगे और एक दूसरे के घर भी जाएंगे, जन्मदिन की बधाइयाँ देंगे, ठीक है। और आप लोग एक दूसरे से बुराई करके एक दूसरे की फुटअवर कर लोगे, जूतम पैजार कर लोगे और लड़ लोगे और दुश्मनी बना लोगे एक दूसरे से। तो इसलिए नो फाइट, ओके। देश के लिए लड़ो, देश के राष्ट्रीय ध्वज के लिए लड़ो, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के लिए युद्ध मत करो। विचारों की लड़ाई अलग अलग है, लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन कभी खराब मत करो। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, और प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।